गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने आईडेक्स डीआईओ, ये हमने पढ़ा है ना टॉपिक। आईडेक्स डीआईओ जो है वो हम इंडिया में स्टार्टअप्स ऐसे जो हैं उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की जो है नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज ये 5th एडिशन है जो हम आईडेक्स डीआईओ, ठीक है, जो हमारा इंडियन डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हम जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, तो उसमें 5th हमने जो है टेंडर एक तरह से आप कह सकते हो वो हमने निकाले हैं। तो इसमें 35 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, इसका नाम दिया गया क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की 13 जो है वो हमारी डिफेंस सर्विसेज ने जो है वो बताया है, और 22 हमारे PSUs ने बताया है कि हमको इस फील्ड में जो है हम जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो हमको चाहिए कि वो इस फील्ड में रिसर्च कर सकें। तो जैसे कुछ फील्ड्स बताई हैं उन्होंने कि सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, ये सारी जो है चीज़ें बताई हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इसमें जो है हमारे को रिसर्च करो के दो, या फिर इवन आप अपना बिजनेस के अंदर जो है वो आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि सर्विसेज को इनकी नीड्स है, तो आप अपने स्टार्टअप्स को इसके अंदर जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। तो आईडेक्स डीआईओ क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने बनाया था, और इसमें हम जो है इंडिया में एमएसएमई स्टार्टअप्स या इंडिविजुअल लेवल पर भी जो इनोवेटर्स हैं जो कुछ रिसर्च करके डिफेंस इंडस्ट्री को दिखाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स या एकेडमिक्स भी जो हैं, जैसे जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ जो है डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस जो हमारी मिनिस्ट्री है जो कि सर्विसेज भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और PSUs भी बता देते हैं कि हमको ऐसी जो है आगे फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, तो इसके अंदर जो है स्टार्टअप्स अपने अपने जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आईडेक्स डीआईओ इसी के लिए निकाला गया था कि हम जो है R&D जो है वो कर सके डिफेंस के लिए उसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ 498 करोड़ का जो है बजट जो है वो अगले 5 साल के लिए जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने निकाला है, और अगले 5 साल में जो है ऐसे 300 स्टार्टअप्स और MSMEs या फिर इंडिविजुअल इनोवेटर्स को फंड करेगी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री, और उसके थ्रू जो है ये आईडेक्स डीआईओ जो है वो उनको फंड करेगा, और जो है ये स्टार्टअप्स जो है वो इन फील्ड्स में जो है वो इमर्ज होते रहेंगे। जैसे ये 5th एडिशन है, ये जो चैलेंज है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ऐसे पहले 4 और आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्या होता है कि जब भी कोई ये चैलेंज आता है स्टार्टअप चैलेंज, तो वो फील्ड्स बता देते हैं कि इसके अंदर हमें ज़रूरतें हैं, तो आप अपनी जो रिसर्च है वो इसके अंदर करो, और आप अपने अपने नए स्टार्टअप्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि हम 5G नेटवर्क में रिसर्च करके बैठे हैं, हम कुछ इसमें करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पर उनको फंडिंग मिल जाती है, ठीक है। अब ये स्कीम कैसे वर्क करती है? जैसे मैंने आपको बताया 500 करोड़ के आसपास का जो है अगले 5 साल का बजट है। इसमें जो है इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो है जो हमारे इंडियन इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है उसको टैप करना चाहती है, और इंडिजनाइज्ड जो टेक्नोलॉजीज़ को हम इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, जो हमारे इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को जो है वो इक्विपमेंट या फिर टेक्नोलॉजीज जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। सो रिसेंटली रक्षा मंत्री हैज लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज अंडर द IDEX DIO program. 35 problem statements. So these problem statements means they have expressed that the Indian defense services and the defense public sector units, they are seeking research in the fields of these 35 areas like 5G network, augmented reality, non-lethal devices, etc. So startups are invited to research in these fields, and if some startups make some path-breaking discovery or they make some path-breaking innovative technology, then defense industry will provide them funding. Okay, so this IDEX framework was established by the DIO of the Department of Defense Production, and this program aims to develop the framework of research and development in the country in the field of defense and aerospace sector. They are not just catering to the they are not just seeking to tap the potential of startups, but they are also seeking the contribution from MSMEs, individual innovators, R&D institutes, and academia. Okay, so they have a budget of almost 500 crores. So the exact amount is 498.8 crores. So almost 500 crore rupees have been planned for the next 5 years, and these will be used to fund or provide financial support to nearly 300 startups, okay, or MSMEs or individual innovators, etc.
Okay, so this is aimed to this is aimed to foster the culture of innovation in our Indian defense sector and aerospace sector. So government wants to support or handhold such startups or MSMEs who are willing to work in the defense and aerospace sector. Okay, so this will help us because this will be indigenized technology, and we will be saving a lot of money because otherwise we are importing such technology. So it's better that we have our own defense and aerospace industry. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज ऑफ हड़प्पन्स। तो अभी तक हमारे को इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट जो है वो हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, उसको हम पता नहीं लगा पाए हैं कि वो स्क्रिप्ट क्या है। तो अभी एक रिसर्च पेपर जो है वो उसके ऊपर निकला है, वो कह रहा है कि जो ये प्रोटो द्रविडियन जो स्क्रिप्ट है जो इंडस वैली की, वो ही जो है ये स्क्रिप्ट हड़प्पन्स की जो है ये एंसेस्ट्रल लैंग्वेज प्रोटो द्रविडियन है। ठीक है, तो प्रोटो द्रविडियन जो लैंग्वेज है वो हमारी मॉडर्न द्रविडियन लैंग्वेजेस की जो है वो एक तरह से एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है। और कहा जा रहा है, अब ये कैसे उन्होंने कहा कि जो है प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज ही जो है उसी में से निकली है इंडस वैली की स्क्रिप्ट भी। तो उसके कुछ उन्होंने जो है सपोर्टिव आर्गूमेंट्स दिए, वो देखते हैं। तो अब आर्गूमेंट्स क्या दिए हैं कि अब एक इन्होंने ना अजम्पशन लिया है, इसके अंदर अजम्पशन क्या लिया है कि समझ लो जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि इंडिया से आप समझ लो कि कोई यहाँ से कोई प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, ए नाम का प्रोडक्ट, इसको इंडिया को में हम उसको ABC कहते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इंडिया से वो प्रोडक्ट अगर हम USA में भेजते हैं तो USA में भी उसका नाम ABC होगा क्योंकि वो इंडिया से एक्सपोर्ट होके गया है। ठीक है, उन्हें तो पता नहीं है स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको ABC ही बोलेंगे। तो अगर या हिंदी में अगर हम कहें हम आम, ठीक है, जैसे आम हमारा एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैंगो शब्द है उसका नाम, ठीक है, लेकिन उसको आम भी कहा जाएगा या हापुस आम जैसे होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसको हापुस ही कहेंगे क्योंकि वो इंडिया के लिए यूनिक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया कौन सा, इजिप्ट वाला रीजन है, वहाँ पर जो आइवरी होती है, आइवरी क्या होता है, जो आपका जो एलिफेंट होते हैं उनके जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं ना आइवरी। तो जो उसको जो शब्द वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं मेसोपोटामिया में, वो शब्द जो है वो मेसोपोटामियन लैंग्वेज से मैच नहीं करते। और वो शब्द जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कांटेक्ट थे मेसोपोटामिया के साथ, तो मेसोपोटामिया में जो आइवरी को जो शब्द से यूज़ किया जाता था, वो उससे हमें ये पता लगता है कि जो आइवरी को, जैसे अभी ये नाम दिया है इसमें इन्होंने पेरू पीरी, ठीक है, तो पेरू पीरी जो है ये नाम जो है इन्होंने दिया है, ये हम इसका मतलब, क्योंकि जो एलिफेंट का जो टस्क या आइवरी होता है ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जो है वो ट्रेड किया जाता था, यहीं से जाता था, एक्सपोर्ट होता था। तो मेसोपोटामिया में जो पेरू पीरी जब हमको देखने को शब्द मिला तो इससे पता लगा कि ये, क्योंकि एलिफेंट वहाँ से आया है तो इसका मतलब वहाँ का जो एलिफेंट है उसको वो पेरू पीरी कह रहे हैं। और जो है इवन जो पर्शिया वाला रीजन था, पर्शियन गल्फ से होके जाता था, तो वहाँ पर भी जो है जो एंशियंट पर्शिया में जो है वो बीच में वो ट्रेडर्स होते थे, मतलब इंटरमीडियरीज होते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड होता था वो पर्शिया से होते हुए जाता, इजिप्ट की तरफ जाता था। तो जो पर्शिया में और जो मेसोपोटामिया में जो कहा जा रहा है शब्द, वही जो है आईवीसी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ की तो हमें स्क्रिप्ट का नहीं पता, लेकिन जो हमें मेसोपोटामिया और पर्शिया में जो शब्द देखने को मिल रहा है उससे हमें पता लग रहा है कि ये असल में शब्द जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता था और ये शब्द जो है वो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज का ही है। ठीक है, तो रिसर्चर्स जो है वो इस चीज़ के ऊपर आर्गुमेंट बेस कर रहे हैं कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें मेसोपोटामिया और पर्शिया में कुछ कॉमन ऐसे शब्द देखने को मिले हैं जो कि वहाँ की लैंग्वेज से मैच नहीं करते। तो इसका मतलब है कि वो, और ऊपर से जो है एलिफेंट यहाँ से जाता था, एक्सपोर्ट होता था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शब्द जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही वो यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे हापुस आम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को समझ लो हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, तो अगर किसी को बाद में इंडिया की स्क्रिप्ट ना समझ आए, हिंदी ना समझ आए, तो अगर उसको यूएस की कुछ स्क्रिप्ट समझ आएगी और उसको वो देखेगा कि ये हापुस जो है, ये हापुस तो इंग्लिश लैंग्वेज का तो नहीं लग रहा, तो उसे ये समझ आएगा कि हाँ ये इंडिया से आया था ये आम, और इंडिया में ये आम को हापुस कहा जाता था, तो ये हापुस जो है ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। 3300 BC के आसपास जो है ये एस्टैब्लिश की गई थी और ये 2600 BC और 1900 BC के आसपास जो है ये फ्लरिश हुई। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि जो है सबसे पहली सिटी जो है वो हड़प्पन सिटी थी जो कि एक्सकेवेट की गई थी।
प्री हड़प्पन सिटी जो है वो हमको मेहरगढ़ देखने को मिली, जो पाकिस्तान में है, और यहाँ पर सबसे पहला एविडेंस हमको मिला है कॉटन कल्टीवेशन का, ठीक है। सो बहुत सारे एरियाज, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस एरिया में हमको देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, और इवन अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी जो है कुछ जो है वो इसके हमको एरियाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. So, the language of Hadappans have been a matter of debate because the Indus Valley script is yet to be deciphered. So, several research papers have been looking at it, and they have been looking at it from several other angles. So, now another research paper has been published, and this paper is saying that this Indus Valley script has roots from Proto-Dravidian language. Okay, so this Proto-Dravidian language is the ancestral language of all other modern Dravidian language that we have today. So they are saying that the Indus Valley civilization, the language that they were using was Proto-Dravidian, a part of Proto-Dravidian. Okay, so why this argument is being made? Because the researchers are saying that they are premising their assumption based upon the trade or the international trade that this Indus Valley civilization was conducting. Okay, so they were having trade with Mesopotamia, the modern Egypt, and this trade was happening through this Persian Gulf region, and they have taken the term Piru Piri, or the Pyrrhus. Pyrrhus was the term for ivory, and this Pyrrhus, this term has been used in Mesopotamia, and it is not a part of Mesopotamian language, and this Pyrrhus is the term for ivory, and ivory used to come from Indus Valley civilization. That's why they are saying that this Pyrrhus is a term which was used in Indus Valley civilization for ivory. And this Pyrrhus is a part of a Proto-Dravidian language, and that's why the researcher who has conducted this research, he is claiming that this Indus Valley civilization were having Proto-Dravidian language. Okay, so this and Indus Valley civilization, you know about it, you have heard about it, you have even read about it. So just a brief introduction about it, that Indus Valley civilization was also called Harappan civilization. The first site which was found which was excavated was the Harappa. Okay, so Harappan, it is also called Harappan civilization because of that, and there is a pre-Harappan civilization also. So that site is called Mehergarh. Okay, which is also giving us the first evidence of cotton cultivation. So this Harappan civilization was expanded from Punjab to western Uttar Pradesh, Sindh to Balochistan, Rajasthan to Gujarat, and even in some areas of Afghanistan and Turkmenistan. Okay, so now let us see the next topic, which is appointment of Supreme Court judges. तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जो है उन्होंने 9 नेम्स जो है वो अप्रूव कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए. उसमें जो है एक जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जो हैं जो BV नागरथन, उनका नाम चल रहा है कि वो सीनियर जो है जज होंगे, और वो एक हिस्ट्री बनेगी कि चीफ जस्टिस बन जाएंगी वो कर्नाटका हाई कोर्ट की जो जज जो अब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, वो इंडिया की सबसे पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी. ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 में. ठीक है, तो जो है कॉलेजियम ने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं, तो पहली बार उन्होंने 3 जजेस को अपॉइंट करने के रिकमेंडेशन दिए हैं. तो उनमें से एक ऑफकोर्स सबसे सीनियर जो है वो BV नागरथन जी हैं. ठीक है, और जो कॉलेजियम है उन्होंने जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स करने को भी जो है वो रिकमेंडेशन दी है. आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पता है ना, वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो होते हैं. ठीक है, तो बार में से मतलब एडवोकेट्स जो करते हैं वो भी, और इवन जो है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, उनकी भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है. लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट बार मतलब जो आपको पता है ना, एडवोकेट जो होते हैं हाई कोर्ट के, जिनको 10 साल तक का एक्सपीरियंस होता है, उनको भी जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का. तो ठीक है, तो इसीलिए जो है इस बार जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स की भी जो है वो रिकमेंडेशन दी गई है. और इस बार कॉलेजियम सिस्टम ने 6 जुडिशियल ऑफिसर्स और एक जुडिशियल ऑफिसर जो कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में काम कर रहे थे, और वो तेलंगाना हाई कोर्ट के भी जज थे, उनको भी नाम दिया है इस बार. ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की, और उनको जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो एक कॉलेजियम सिस्टम से दी जाती है. ठीक है, अब ये कॉलेजियम सिस्टम की बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा,
ना कोई एक्ट बना है इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस की, ठीक है। अब जो है क्या क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया में, एक 65 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, और एक है कि जज हाई कोर्ट के होने चाहिए वो एटलीस्ट 5 साल तक के लिए, या फिर वो हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए जो है 10 साल तक प्रैक्टिस किए हुए, या फिर एक और इसमें है जिसमें या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट को या फिर जो कोलिजियम सिस्टम को, इस केस में कोलिजियम सिस्टम को अगर लगता है कि एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब इनका लॉ के जो फील्ड में बहुत अच्छा नाम है, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में देखते हैं। कोलिजियम सिस्टम जो है वो ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रोविजन है, ना ही हमारे कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उसमें कोई प्रोविजन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है कोलिजियम सिस्टम, और इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है वो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के केस में जो होता है कोलिजियम, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको हेड करते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। हाई कोर्ट के केस में क्या होता है कि अगर तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होनी है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, तब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो, और जो है गवर्नर और जो होते हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बेसिस पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाया जाता है। अगर दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, जो हाई कोर्ट के दूसरे जजेस हैं, उस केस में जो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो, और 4 सीनियर जज उस हाई कोर्ट के, वो कोलिजियम सिस्टम होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस कोलिजियम में या उस सिस्टम में जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ दैट हाई कोर्ट, वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सो आपको पता ही है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आपने पढ़ा ही हुआ है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज रिकमेंडेड द गवर्नमेंट 9 names for the appointment as judges in the court. This time we are creating a history because we have named a Karnataka High Court judge, B.V. Nagarathan ji, who is poised to be India's first woman Chief Justice of India in the year 2027. Okay, so the collegium system has recommended that there almost 3 women members are the 3 women judges who will be a part of the Supreme Court of India. In this recommendation of the collegium, they have also recommended direct appointments from the Supreme Court bar to the bench of the court. So what does this mean? They have recommended some names who are practicing advocates or who have been advocates for at least 10 years, and they are eligible to be a Supreme Court judge. So the collegium has recommended their names also. This collegium has even recommended 6 judicial officers and a judicial member of the Income Tax Appellate Tribunal for appointment as the judges of the Telangana High Court. Okay, so what is this? How this Supreme Courts or judges are appointed. So clause 2 of Article 124 of the Constitution is saying that the appointments are made by the President of India. So that's it. That is the only provision in the Constitution of India. The collegium system is an extra constitutional provision. Okay, there is no mention of collegium system. The Constitution is only saying that President of India will be appointing the judges of the Supreme Court. Okay, in this clause. Okay, and what are the qualifications for the Supreme Court judges? He or she should be an individual. He or she should be an Indian citizen. He or she should not have exceeded 65 years of age. He or she should have served at least in one high court or more, of course, for at least 5 years. He or she, or now the term here is or, either he or she should have served as a high court judge for at least 5 years, or he or she should be an advocate in the high court for at least 10 years, or, okay, so this or means you have to just comply with one condition, or he or she should be a distinguished jurist in the eyes of the president. Okay, or in this case, collegium system. So what is this collegium system? This system is
this system has been founded by the Supreme Court itself, and it caters to the appointment and transfer of judges. And this system is not a part of the Constitution of India. It does not have any legislative sanction. This system has been evolved by the Supreme Court itself. Okay. In the case of Supreme Court, the collegium is headed by the Chief Justice of India with 4 other senior most judges of the court. In the High Court context, the Chief Justice of the High Court and 4 other senior most judges of that High Court recommend the appointment of judges to the Chief Justice of India as well as the Governor of the state for them to further recommend the appointment of these judges to the President of India. Okay, so now let us see the next topic, which is nuclear fusion. तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है कैलिफोर्निया में, उन्होंने 2 एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज़ करते हुए लेज़र जो है उसको जो उसका उससे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है उसको उसके जो फ्यूल पैलेट्स थे उनको जो है लेज़र के थ्रू जो है हीट करके दिखाया है. तो अब हमारे लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है ये हमारे पास एक तरह से इनएग्जॉस्टिबल है. ठीक है, तो इसको हम अगर हम इससे हीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम इस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन करके अगर हम हीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है, क्योंकि हम फ्यूचर में, अभी तो हमने सिर्फ 1.3 मेगा जूल्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की है, लेकिन फ्यूचर में हम इससे और ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. और एक तरह से हमारे पास जो ये रिसोर्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसके बहुत हमारे पास इसके जो है वो जो है रिजर्व्स हैं या इवन रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनएग्जॉस्टिबल बास्केट ऑफ रिसोर्सेज होंगे, जो कि ना तो रेडियो एक्टिव हैं, सेफ भी हैं और इसकी कोई CO2 की एमिशन भी नहीं है. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि 2 न्यूक्लियस को मिला देना. ठीक है, स्मॉल 2 न्यूक्लियस हैं, उनको मिला के आप एक न्यूक्लियस बनाते हो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. फिजन क्या होता है, एक न्यूक्लियस को आप जो है उसको तोड़ के 2 या फिर 2 से ज़्यादा जब आप जो है न्यूक्लियस बना देते हो उसको हम फिशन कहते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसी के थ्रू ही जो है हमारा सन जो है वो पावर होता है. और सन क्योंकि हमारे लिए अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, बिकॉज उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. ठीक है, तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन ही करके देखा है और हमको यहाँ पर जो है 1.3 मेगा जूल्स जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस कर दी है. ठीक है, सो now let us see this topic in English. So Lawrence Livermore National Laboratory in California, they have carried out an experiment at its National Ignition Facility, and they have made a breakthrough in this nuclear fusion research. In this experiment, they used lasers to heat a small target of fuel pellets. Now these fuel pellets were containing deuterium and tritium. So these deuterium and tritium, they were used as fuels and to produce energy. So in this experimental thing, only 1.3 megajoules of energy was produced, but of course it was an experiment. So now we know that using this deuterium and tritium, for which we have inexhaustible resources, we can use these elements to produce energy. Okay, so in future we can use these 2 elements and produce any amount of energy which will be safe. It will not generate any long living radioactive waste. It will have no CO2 emissions, and this will be helpful for us to explore as a energy source in the future. Okay, so what is nuclear fusion? So nuclear fusion means you are combining 2 small nuclei and combining it into one. Okay, as opposite to this nuclear fusion, the concept of nuclear fission is breaking one large nucleus into 2 or more nucleus. Okay, so this nuclear fusion is the reaction which powers our sun, and as you all know that sun is an unlimited source of energy. So that's why we have been using this nuclear fusion experiments to see if we can mimic the sun and produce unlimited sources of energy on earth. Okay, so now let us see the next topic, which is वांचुवा फेस्टिवल. तो रिसेंटली जो है कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है ना आसाम में है, वहाँ पर ये टाइवा जो ट्राइब्समैन है, इन्होंने जो है वांचुवा फेस्टिवल को मनाया है, वहाँ पर सेलिब्रेट किया है. तो तीवा या ताइवा, आई डोंट नो इसकी जो है वो
प्रोनाउंसिएशन क्या है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो तीवा या ताइवा जो भी कह सकते हैं, इनको हम लालंग भी कहते हैं, और ये असम और मेघालय में होते हैं। इनकी जो है मेजरली इनकी जो कम्युनिटी जो है वो असम और मेघालय में ये जो है वो लोकेटेड है। और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी है इनकी, और लेकिन सिर्फ असम जो है वहीं पर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। एसटी स्टेटस इनको मेघालय में नहीं मिला हुआ है। दो तरह के होते हैं तीवा ये ट्राइब, एक हिल तीवा और एक प्लेन्स तीवा। हिल तीवा जो है वो बड़ी ही आपको यूनिक लगेंगे, क्योंकि वो है करबी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इनके में मैट्री लोकेलिटी होता है, मतलब शादी के बाद हस्बैंड जो है वो वाइफ के घर जाके रहता है, और जो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो मदर की जो क्लैन है उससे जाने जाते हैं, ठीक है। और ये प्लेन्स तीवा जो है वो सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली में रहते हैं। इनका सिस्टम जो है वो वही पैट्रिलिनियल सिस्टम है जो आपको अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको आपको पता ही है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, वो ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं। और जो है इनके में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे थ्री पीसू, बीहू फेस्टिवल, बोरोत बोरोत उत्सव एटसेट्रा, ये बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। और पिग इनकी जो है स्टेपल डाइट है, ठीक है। पिग इनका एक बहुत डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये उनका कल्चर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो वांचुवा फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? वांचुवा फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि गुड हार्वेस्ट हो इनकी, और जो है बाउंटीफुल ऑफ हार्वेस्ट हो, और जो है पेस्ट से प्रोटेक्शन मिले, नेचुरल कैलेमिटीज से प्रोटेक्शन मिले। तो ये इस फेस्टिवल में प्रे करते हैं कि उनको अच्छी हार्वेस्ट, जो उन्होंने एग्रीकल्चर जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हार्वेस्ट इनको अच्छी मिले, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वांचुवा फेस्टिवल। सो रिसेंटली तीवा ट्राइब्समैन हु आर located in the Karbi Anglong district of Assam, they are majorly located in this area. They have recently celebrated this Wanchuva festival. They are also locally known as Lalang. They are majorly located in states of Assam and Meghalaya. They are also part of Arunachal Pradesh and Manipur. But only in Assam they are enjoying the status of scheduled tribe. So they are not having the benefits of ST status in the Meghalaya state. There are two types. There are two subgroups in Tiwa tribe. The one is Hill Tiwa, and the other one is Plains Tiwa. In Hill Tiwa, they are located in Karbi Anglong district. They speak Tibeto-Burman language, and they have a matri locality in their tradition. So what happens in this case is that after marriage, the husband goes on to live with her wife's family, and their children are included in the mother's clan. Okay, in Plains Tiwa, they are patrilineal. They are having a patrilineal system. Okay, so the clan is known by the father's family, and they are located on the southern bank of Brahmaputra Valley. They practice jhoom or shifting cultivation. We all know that the slash and burn cultivation. There are several festivals which are mentioned here. Pig is a staple part of their diet and their culture. And in this Vanchua festival, they mark good harvest for their produce, and they sing songs, they dance, and they pray for bountiful of harvest and protection from pests and natural calamities. Okay, so they make up some form of paste which is made up of rice powder, and they use it in this festival. So this Tiva tribe, you have to remember this because the exam is very near, and this particular festival is unique, and there you can expect a question on such tribes as well as such festivals. Okay, so आज हमने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वीकली करंट अफेयर्स भी जो है कंपाइलेशन शेयर की है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.